नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज गुरुवार दोपहर को 2 बज चुके हैं और आपके इस लेसन का इंतजार खत्म हुआ। भौतिक भूगोल संभव बैच के अध्याय संख्या 4 अक्षांश व देशांतर को लेकर के मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आपके समक्ष एक बार फिर से हूं। दोस्तों, आज के इस लेसन को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी पूरे ही कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, एक ऐसी अपने आप में श्रृंखला है जिन बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरो करके आपके भूगोल का नॉलेज जो है जनरल स्टडीज के अंदर सामान्य अध्ययन में और बेहतर किया जा सकता है। मित्रों, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू, और इसके माध्यम से आपको मैंने आज चैप्टर 4 की जो क्लास के नोट्स है मैंने वहां पे अवेलेबल करा रखे हैं। सो आज गुरुवार दोपहर को 2 बजे क्लास अपलोडेड है और नोट्स वहां पे अपलोडेड है। विदाउट मिस आपको वो नोट्स साथ में खोल करके बैठना है और क्लास पढ़ते रहना है। और हमेशा मैं बताता हूं, चेहरे की मुस्कुराहट और मन का कॉन्फिडेंस अगर बरकरार है तो स्टडीज आपकी हमेशा जॉयफुल रहेगी। दोस्तों, तो आइए हमारे अध्याय संख्या 4 अक्षांश व देशांतर की बात हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हर लेसन में मैं शुरुआत में ही बताता हूं आपको कि इस लेसन में हमें समझना क्या है। जो अगले 5, 10, 15 पेज आप इस बुक के पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें पता नहीं आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं। मैं बता देता हूं, आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर जाकर के इस बुक को एक्सेस कर पाएंगे। नाम है बुक का पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, है ना। ये बुक सीरीज है दोस्तों आपके पास में। और इस बुक सीरीज में जो बुक मैं कंप्लीट करा रहा हूं, जो जिम्मेदारी मुझ पे है जिस विषय की, वो विषय है आपके पास में जियोग्राफी। कौन सा है? जियोग्राफी। और जियोग्राफी में भी बेसिकली जो मैं करवाऊंगा आपके पास में वो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी है दोस्तों? फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है, यानी भौतिक भूगोल। 3 लेसन अपलोडेड हैं। आज मैं चौथा लेसन आपके समक्ष अक्षांश और देशांतर को लेके आया हूँ। छठी क्लास से ही ज्योग्राफी पढ़ना अगर आपने शुरू किया है तो अक्षांश और देशांतर की सामान्य जानकारी तो हम सभी को है। फर्क नहीं पड़ता मैं विज्ञान से हूँ, चाहे मैं कॉमर्स से हूँ, चाहे मैं किसी भी और फील्ड से बिलोंग कर रहा हूँ। अक्षांश और देशांतर तो एक ऐसी चीज है जो हमने बचपन से ही स्कूलों के अंदर कहीं न कहीं जाना है। तो आज की क्लास के अंदर शायद अगले 1 घंटे आप मेरे को सुनने वाले हैं ना, मैं बता दूं ये 1 घंटे के अंदर उस सामान्य जानकारी से भी थोड़ा सा आप जो है उससे बेहतर अपने कंसेप्ट्स की क्लैरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतर। हमारा जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति हमने जानी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने गत क्लास के अंदर जानकारी लेने की कोशिश की। अब हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पे कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो कहीं न कहीं पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय दूरी को एंगुलर डिस्टेंस के आधार पे हैं। कुछ इक्वेटर के समानांतर रेखाएं हैं, है ना आपके पास में। जैसे ये पहले है भूमध्य रेखा और इसके फिर समानांतर रेखाएं आपको यहाँ पे खींचने को मिलेगी। भूमध्य रेखा के ऊपर भी उत्तरी ध्रुव तक और भूमध्य रेखा के नीचे भी दक्षिणी ध्रुव तक देखने को मिलेगी। ठीक इसी ही प्रकार आपके पास में कुछ रेखाएं लंबवत भी हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ज्वाइन करती हुई हैं। अब इन रेखाओं को भी कैसे खींचा गया है? मन से तो खींचा नहीं गया है। इसके लिए भी, लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी, देशांतर के लिए भी पृथ्वी के केंद्र को ढूंढा गया और पृथ्वी के केंद्र से कहीं न कहीं आपके पास में कोणीय दूरी को, एंगुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया। और ठीक यहां पे कोणीय दूरी के आधार के ऊपर यहां पे पहले 0 डिग्री प्रध्यान मध्यान रेखा है, उसके उपरांत 180 डिग्री पश्चिमी व पूर्व के अंदर पृथ्वी के चारों तरफ लंबवत उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार ये रेखाएं हैं जिनको हम लोग देशांतर कहते हैं। अब ये पूरा ही पृथ्वी के चारों तरफ एक इस तरह का ग्रेटिक्यूल सिस्टम या फिर एक तरीके का आपके पास में जो है जाल तंत्र बेसिकली बना रहा। आप देख रहे हैं कुछ आड़ी रेखाएं हैं, ऊभी रेखाएं हैं, ऊर्ध्व है, कुछ क्षितिज रेखाएं हैं। और इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से, जो कि काल्पनिक रेखा है, अगर मैं अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी को देखता हूं, पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। पृथ्वी के ऊपर यह रेखाएं हमने हमारे कहीं न कहीं मानव उपयोगों को, मानव विज्ञान को, मानव जीवन को सहज, सरल और बेहतर करने के दृष्टिकोण से इन अक्षांश और देशांतरों का जो है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा ज्ञापन, मापन और प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे यह अक्षांश देशांतर रेखाएं जो है, पहले तो अक्षांश रेखाएं कौन सी? जो आपके पास में भूमध्य रेखा के समानांतर है उत्तरी ध्रुव तक, फिर भूमध्य रेखा के समानांतर है दक्षिणी ध्रुव तक। देशांतर रेखाएं कौन सी? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कहीं न कहीं जोड़ती हैं। यहाँ पे पहली होगी यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा जो बिल्कुल एकदम बीच में चलेगी, और बाकी की सारी रेखाएं कुछ कोणीय दूरी के ऊपर जो है आपके पास में चलने वाली। मतलब हमारा जो ये ग्लोब है,
हमारा जो ये पृथ्वी है ये कहीं न कहीं आपके पास में इस पे एग्जैक्टली आपकी जो है ये सेंटर में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समानांतर सारे क्या होंगे, अक्षांश रेखाएं। बाकी होगी आपके पास में देशांतर रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने की कोशिश करेंगी, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ पोल को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब क्यों काम ये कर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं और इसका महत्व क्या है ना। सबसे पहले क्या है आपके पास में, व्हाट, वाई, हाउ और इसका जो है इंपॉर्टेंस। क्या है आपके पास में, इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्या है। बस ये 4 प्रश्नों को अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं, सारे पीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे एक दिवसीय वनडे के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अक्षांश देशांतर पूछे जाते हैं। ज्यादा जोर नहीं रखना है, साथ साथ में क्लास में आज नोट्स भी बनाना है आपको। क्या बनाना है, नोट्स भी बनाना है। बताऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस है ना 0 डिग्री है आपके पास में, तो ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा हो गई। 15 डिग्री, 30, 40, 60, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ऐसे ही 15, 30, 40, 60, 90 डिग्री तो ये दक्षिणी ध्रुव हो गया आपके पास में। इस प्रकार आपके आपके अक्षांश रेखाओं को जो है हम संकल्पित करते हैं। इस उपरांत कहीं न कहीं हम देशांतर रेखाओं की भी बात कर सकते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक है। शुरू कहां से हो रही है, 0 डिग्री है ये प्राइम मेरिडियन, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है आपके पास में। फिर इसके पश्चिम में और इसके पूर्व में कुछ कोणीय दूरी के ऊपर, कुछ एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर, क्या यहाँ पे कुछ कोणीय दूरी है, देखो ये एक एंगुलर डिस्टेंस है कि नहीं आपके पास में, यस और नो। सो कुछ कुछ कोणीय दूरी के ऊपर छोड़ करके यह देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती रहती है। अब इन्हीं के ऊपर ये क्यों खींची गई, इनका प्रभाव क्या, इनका महत्व क्या है, इसी के ऊपर जो है सारे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों को सहज तरीके से इस चौथे पाठ के अंतर्गत जो है संदर्भित किया गया है और उसी की सहज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जो है पूरी पृथ्वी पे एक ग्रेटिक्यूल सिस्टम, एक जाल तंत्र बनता है और इसके माध्यम से हम तापमान की, जगह की स्थिति की और भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए इस जानकारी को प्राप्त करने की चेष्टा करें और इस चेष्टा में हम सबसे पहले तो हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो अब क्लास के साथ में क्या कर रहे हो आप लोग, अक्षांश व देशांतर को जब मेरे साथ में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना होगा, हेडिंग लगा लो कॉपी के अंदर, कॉपी निकाल लो, हेडिंग लगा लो अक्षांश व देशांतर। अब मैं तुम्हें बताऊं, हमारे जीएस के अंदर कहीं न कहीं जनरल स्टडीज का पेपर होता है ना, मेंस का पेपर होगा तुम्हारा, सी सेट का भी पेपर होगा, क्या वहाँ पे इंग्लिश पूछी जा सकती है थोड़ी बहुत, जैसे आपके पास थोड़ी बहुत क्या कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है भाई। अपने तो उत्तर भारत के जितने भी बच्चे हैं कंपलसरी इंग्लिश लिखते हो कि नहीं लिखते हो जीएस के मेंस पेपर में, बिल्कुल सर। यहाँ पे कहीं न कहीं 2 लैंग्वेज का पेपर होगा, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो जो कंपलसरी पेपर है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज आपको आना चाहिए ना। तो मैं ये मानता हूँ कि अक्षांश को लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। मैं आपको लिखाऊंगा नहीं वो, बस मैंने पास में लिख रखा है ताकि आप सब्जेक्ट की अपनी जानकारी जो है उसको और भी कहीं न कहीं क्या कर पाएं, कंटेम्प्रेरी नॉलेज के ऊपर, क्या हाँ कल की तारीख में उसी के ऊपर शब्द जो है अलग तरीके से प्रयोग हो गया तो आप अपने आप को कहीं न कहीं ये ना पाओगे क्योंकि आपके शब्दकोश या वोकेबलरी या इंग्लिश का ये नॉलेज नहीं था, ये मेरा 2 नंबर कट गया यहाँ पे। नो, मैं ये नहीं चाहता। मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ, पता है, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ पाली राजस्थान से। तो उस हिंदी माध्यम के परिस्थिति परिवेश में रहते हुए मुझे एक चीज़ बहुत ही हमेशा से खलती थी कि यार हम अंग्रेजी में थोड़ा-सा पीछे थे और जब आज हमारे कहीं के पिछले 10 वर्ष के अध्ययन अध्यापन की इस श्रृंखला के अंतर्गत जब इस मंच पे आ चुके हैं तो मैं आपका दर्द एकदम समझ पा रहा हूँ। और हो सकता है कुछ मेरे नटखट से बच्चे कह सकते हैं गुरुजी इंग्लिश तो नहीं लिखना था। इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे, आपकी सहज जानकारी के लिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इससे संवर्धन करना चाहते हैं, अपने विषय का ज्ञान बेहतर करना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। अगर नहीं करना चाहते हैं इट्स ओके, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर वाचन, अध्ययन, अध्यापन व पाठन पूरा आपका हिंदी में ही करवाया जाएगा। बस आप में से कई सैकड़ों बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद ये चाहते होंगे कि यार इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर हमें हमारे शब्दकोश अगर बेहतर हो जाते हैं तो इसकी कोशिश भी, इसके लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत हम ही ने ही की है, ठीक है ना? उसके लिए आपका कम समय में ज़्यादा कहीं न कहीं आउटकम आ पाए, मैंने सारे आपके सामने नोट्स रखे हुए हैं और उस नोट्स को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से सुनिएगा दोस्तों।
सबसे पहले हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है आपके पास में? पृथ्वी पे सबसे पहले है आपके पास में भूमध्य रेखा, जो इसको पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, और फिर उसके जो समानांतर रेखाएं, उसके समानांतर ये रेखाएं। तो यहाँ पे समानांतर रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व हो सकता है गुरुजी? कि सर सूर्य का तापमान जो है, सूर्य की सीधी रेखाएं, ऊर्ध्व रेखाएं कहाँ पे गिरती हैं? कि सर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, जिसको हम लोग कहीं न कहीं कौन सा एरिया कहते हैं? कि सर ये एरिया हो गया आपके पास में ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय एरिया। तो सर तापमान यहां ज्यादा होगा। जैसे ही उस उपोष्ण कटिबंध में गया या शीत कटिबंध में गया या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में चला गया, जैसे इसके उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो क्या यहां पे तापमान कम होगा? बर्फीला एरिया होता है पूरा का पूरा। एग्जैक्टली तो अक्षांश रेखाओं का सबसे पहला महत्व क्या हो गया दोस्तों आपके पास में? सर अक्षांश रेखाओं का सबसे पहला महत्व तो है पृथ्वी पे किसी भी स्थान का तापमान संदर्भित कर पाना, टेम्परेचर की जानकारी दे पाना। दूसरा सर, अगर मेरे को अक्षांश रेखाओं से जो है स्थान की जानकारी मिल सकती है, अगर तापमान की जानकारी मिल सकती है आपके पास में, ठीक है ना, तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिला दूं तो सर यहां पे इस तरीके से मैं देखने की कोशिश कर सकता हूं कि ये है मेरी अक्षांश रेखाएं, ये है मेरी अक्षांश रेखाएं, राइट राइट, दिस वे, दीज आर माई अक्षांश, जिसको लैटिट्यूड का। फिर है कुछ आपके पास में लॉन्गिट्यूड, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यस और नो? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ रही है आपके पास में। अब मुझे ये बताइएगा मित्रों, सीधी सीधी सी बात है कि जो एक जाल तंत्र है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जोड़ करके एक रेखा तंत्र कहीं न कहीं हमने बना दिया है, इसको हम ग्रेटिक्यूल सिस्टम कहते हैं, रेखा तंत्र कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसका यूज क्या है? जब मैं अक्षांश और देशांतर दोनों को कहीं न कहीं साथ में रखता हूं, तो एग्जैक्टली मैं बता पाऊंगा कि भाई मेरी लोकेशन कहां है। जैसे जैसे कि अगर मैं यहां पे यह कहने की कोशिश करूं कि अक्षांश, जैसे आपके पास में 5 डिग्री ईस्ट अक्षांश, फिर है 10 डिग्री, फिर है 15 डिग्री, फिर है 16 डिग्री, फिर है 17 डिग्री, फिर है 18 डिग्री, फिर है 19 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मेरे पास में क्या है, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मेरे पास में जो है अक्षांश है, ये देशांतर रेखाएं होगी। तो आड़ी वाली रेखाएं कौन सी होगी? सर जो आड़ी वाली, ये तो खड़ी वाली रेखाओं का माप हो गया। आड़ी वाली रेखाओं का माप में ये कह देता हूं आपके पास में, सपोज आपके पास में ये है 0 डिग्री, है ना, इक्वेटर, फिर ये है 10 डिग्री नॉर्थ, है ना, फिर ये 20 डिग्री नॉर्थ, फिर ये 30 डिग्री नॉर्थ, फिर ये आपके पास में लगभग इस एरिया को मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये आपके पास में 10 डिग्री साउथ है, ये आपके पास में 20 डिग्री साउथ होगा आपके पास में। एग्जाम्पल के लिए दे रहे खाली, तो एक रेखा तंत्र हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे यह चीज जानने की कोशिश करूं कि मेरा एक भाई यहाँ पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे खड़ा है, तो उसको अगर मैं पूछूंगा, जब उसको अक्षांश देशांतर का ज्ञान नहीं, पृथ्वी पे कहाँ खड़ा है कि नहीं पता, नहीं पता, कहीं पे तो हूं पर पृथ्वी पे ही हूं। इस गोले पे, इस ग्लोब पे वो कहाँ खड़ा है उसको पता ही नहीं। इस गोले पे, इस ग्लोब पे वो कहाँ खड़ा है वो पता ही नहीं। पर अगर इसी ग्लोब पे मैंने कुछ आड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं, कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं खींच दी, उसका कहीं न कहीं एक रेखा तंत्र, एक ग्रिड सिस्टम कहीं न कहीं तैयार कर दिया। अब मैं उसको कॉल करता हूं कि भाई कहाँ है, तो वो वहां पे बताएगा कि भाई मैं यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट देशांतर पे खड़ा हूं और 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे खड़ा हूं। समझ में आया आपके पास में? सो यहां पे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया उसका, है ना, और यहां पे देशांतर क्या हो गया? 15 डिग्री वेस्ट, यहां पे लॉन्गिट्यूड हो गया उसका। तो ये उसकी क्या हो गई? एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड जगह हो गई उसकी, क्या हो गई? पिन पॉइंटेड जगह हो गई। तो जब भी मेरे पास में ग्रेटिक्यूल सिस्टम आता है, मेरा जीपीएस इसी तरह काम करता है। मैं किसी भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी कोने की, स्थान विशेष की लोकेशन किसी से भी साझा कर सकता हूं। आज जब तुम एग्जाम पे सेंटर पे जाते हो ना, तो फला फला कॉलेज, फला फला स्कूल, फला फला ऑडिटोरियम, जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, पर उस ऑडिटोरियम पे पहुंचने के लिए आपको, शायद मैं उस एरिया से, उस शहर से, उस नए टाउन में हूँ ही नहीं, कभी गया ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ, बस स्टेशन पहुंचता हूँ, सबसे पहले उतरते ही जो है उस सेंटर को मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल मेरे को कहीं के गूगल मैप पे लोकेशन बताता है। फिर गूगल मैप लोकेशन बता के, ओके महात्मा गांधी साइंस एंड टेक कॉलेज जो है वो XYZ जगह पे है, पटना में, लखनऊ में, फला फला जगह पे, दिल्ली में। गेटिंग इट? अब वहां से मेरी लाइव लोकेशन के माध्यम से मेरे को एग्जैक्टली उसी 15 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री नॉर्थ, इसी पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड लोकेशन पे वो ले जाएगा। गेटिंग इट?
तो पृथ्वी पे इसी प्रकार मैं किसी भी स्थान विशेष की लोकेशन बता सकता हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये 16 डिग्री के ऊपर और 10 डिग्री के ऊपर अगर मैं यहां लोकेटेड हूं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां पे लोकेशन ए और लोकेशन बी, है ना, इन दोनों स्थानों की लोकेशन क्या होगी, इस स्थान की और फिर है दूसरा यह स्थान, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको समझाया ना, आप भी मुझे कमेंट में समझाने वाले हो कि जे सर इसका तो आंसर ये होगा। अगर ये तुम कर पा रहे हो ना, इसका मतलब पहला अक्षांश और देशांतर की प्रायोगिकता तुम सीख गए हो। अब जब चीजों को तुमने रटना नहीं है, चीजों को समझना है, चीज का महत्व समझ में आ गया ना, सच बोलने का महत्व, ईमानदारी का महत्व, मेहनत का महत्व, है ना, इंसानियत का महत्व, है ना, जीवन में जब हम हमारे वैल्यू सिस्टम का महत्व सीख जाते हैं तो जीवन और बेहतर हो जाता है, इंटरेस्ट आना लगता है जीने में। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अवधारणा, कोई टॉपिक है, उसका महत्व तुम लाइव क्लास के अंदर अगर सीख पा रहे हो, अब आगे 30-40 मिनट और इंटरेस्टिंग है कि यार शुरुआत के 10 मिनट में अगर हम ये चीज सीख पा रहे हैं कि यार ये जीपीएस कैसे काम कर रहा है, ज्योग्राफिकल पोजिशन सिस्टम जो होता है आपके पास में, ये पूरे ग्लोब पे, पूरे विश्व में, मैं खाली मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व में किसी भी स्थान की लोकेशन इस तरह ज्ञात कर सकता हूं। अभी और इसके अंदर है कुछ, आगे जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम, अक्षांश के माध्यम से हम तापमान की बात कर सकते हैं और देशांतर के माध्यम से हम स्थान की बातचीत कर सकते हैं, ग्रिड सिस्टम के माध्यम से अक्षांश देशांतर को जोड़ के। फिर देशांतर के माध्यम से हमें समय का भी ज्ञात होता है। समय का ज्ञात कैसे होता है आपके पास में, क्योंकि दोस्तों हमारी जो ये देशांतर रेखाएं एग्जैक्टली क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं, यस और नो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं। अब हमारी पृथ्वी लगातार क्या करती है, अपने एक एक्सिस देखिए, ये एक्सिस है, यहाँ पे ये देखो, ये नीचे दिखने को मिल रहा है, ये एक्सिस है, ये ऊपर भी एक्सिस है, और ये लगातार कहां से गुजरा, इसके इस ग्लोब जो एक तरीके से खोखला बॉल है ये एग्जैक्टली, बट इसके बीच में जो सेंटर होगा वहां से निकला होगा। सो एक्सिस, अक्ष क्या होगा, अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाता है, और कहां से होते हुए जाता है, उत्तरी ध्रुव से होते हुए पृथ्वी के केंद्र से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। और उस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है आपके पास में, पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही होती है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने अक्ष पे झुकी हुई, कितनी झुकी हुई, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये जो झुकाव है, ठीक है ना, और इसके उपरांत भी कहीं न कहीं इसका घूर्णन पता होना चाहिए कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार घूम रही है। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगातार जो आपकी पृथ्वी घूम रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, दिन और रात, क्योंकि एक घूर्णन कितने मिनट में, कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, हम कहते हैं कि सर लगभग 24 आवर्स, 24 घंटे में ये कंप्लीट हो रहा है ना। और इसी 24 घंटे को कहीं न कहीं हम कहते हैं कि सर 24 घंटे में पृथ्वी लगभग एक सर्कल यानी 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है, 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है। और इस हिसाब से फिर आपके पास में आप 1 घंटे का निकालने की कोशिश कर रहे हो कि सर 1 आवर में क्या रहा होगा आपके पास में, 1 मिनट में कितना पृथ्वी घूम जा रही होगी। तो इस हिसाब से इन लॉन्गिट्यूड लाइंस के घूर्णन के आधार पे कि सर कितनी पृथ्वी घूम पा रही है, वो हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से पता करते हुए हम कहीं न कहीं पृथ्वी के ऊपर आधारित इन काल्पनिक देशांतर रेखाओं का पृथ्वी के घूर्णन के आधार पे पता करते हुए मिनट, आवर्स, डेज, डेट इत्यादि पता करते हैं। तो जो समय का मापन है उसमें कौन महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है आपके पास में, देशांतर। कौन रोल निभा रहा है, देशांतर। है काल्पनिक रेखाएं, क्या है, सारी की सारी इमेजनरी। तुम स्पेस में जाके देखोगे पृथ्वी को, कोई देशांतर रेखाएं तुम्हें नहीं दिखेगी, पर ये सारी रेखाएं हमने हमारी सहजता के लिए, कहीं न कहीं अध्ययन के लिए, पठन के लिए, पाठन के लिए, हमारे जीवन को और बेहतर करने के लिए, मानव विज्ञान के लिए ये सारा कार्य किया है दोस्तों, ठीक है। सो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला नोट है आपके लिए कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो हैं वह मिलकर एक ग्रेटिक्यूल सिस्टम का निर्माण करती हैं, मिलकर के एक रेखा तंत्र का निर्माण करती हैं। इसका उपयोग पृथ्वी पे किसी भी स्थान विशिष्ट की स्थिति पता लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि सर अक्षांश और देशांतर का साथ में क्या यूज है, कि कोई भी स्थान की लोकेशन को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब आप यहां पे कहीं न कहीं अक्षांश को समझना चाहेंगे, सर महत्व तो समझ में आ गया, तापमान, स्थान और समय, क्या क्या चीज, 3 चीजें हैं। देखो, पहला बिंदु तापमान, दूसरा बिंदु है आपके पास में स्थान, स्थिति किसी भी जगह की, तीसरा है समय। तो 3 चीजों को कहीं न कहीं हमको नॉलेज मिलता है अगर हम अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझ जाए तो। तद उपरांत अक्षांश और देशांतर आप कहीं न कहीं महत्व तो जान गए कि 3 महत्व है और पूरा चैप्टर इन्हीं की बात करेगा।
अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग भाषा में, कहीं कॉम्प्लेक्स है, कहीं सरल तरीके से दे रखा है, कुछ किताबें अच्छी तरीके से बहुत ही सिंपल कर रखा है, कुछ किताब में बहुत क्लिष्ट भाषा दे रखी है। बट बात ये 3 ही पॉइंट पे करेगा, ऐसा कोई चौथा पॉइंट नहीं है, बस ये 3 ही पॉइंट है। पहला समय की बात करेगा, दूसरा तापमान की बात करेगा, तीसरा स्थिति की बात करेगा। अब अक्षांश की बात करें, अगर मैं इस पृथ्वी को, ये जो मेरी पृथ्वी है दोस्तों, अगर मैं इसको बीच से काट दूं, जैसे आपने क्रिकेट बॉल को कभी बेसिकली टेनिस बॉल को बीच में से काटा है? अगर हम टेनिस बॉल को बीच में से काट देते हैं तो क्या होता है, वो 2 हिस्सों में टूट जाती है एग्जैक्टली। और वो 2 जो हिस्से यहां पे टूट रहे हैं आपके पास में, क्या एक हिस्सा में इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं दोस्तों? क्या मैं दूसरा हिस्सा इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं दोस्तों? यस। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी हिस्सा है, इसको मैं कह देता हूं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। सो यहां पे पृथ्वी के केंद्र का वाला जो तल है आपके पास में, जिसको हम लोग विषुवत रेखीय तल कहते हैं, या पृथ्वी को ठीक बीच में से काटा जा रहा है, पृथ्वी के केंद्र के ठीक स्थान से 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री कोण के ऊपर जितने भी स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 2D है ना, ये तो 2D स्ट्रक्चर है, बोर्ड तो 2D होता है, इसलिए मेरे को एक ही जगह पे सारे 0 डिग्री विषुवत रेखा के बिंदु दिख रहे हैं। परंतु जब अगर मैं पृथ्वी को घुमाऊं, इसके पीछे जाकर के देखूं, है ना, जैसे इसको थोड़ा ऐसे मैंने पीछे करके देखा, तो इसके तो पीछे भी कहीं न कहीं ये सारे बिंदु हैं, जो कि इस विषुवत रेखीय तल पे से कहीं न कहीं पृथ्वी के केंद्र से होते हुए जो विषुवत रेखीय तल है, ये वाला, ये है विषुवत रेखीय तल, ये है विषुवत रेखीय तल। समझ में आई बात आपको? इस विषुवत रेखीय तल से कहीं न कहीं 0 डिग्री के कोणीय दूरी पे जितने भी पृथ्वी पे बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को अगर कहीं न कहीं मैं एक रेखा के द्वारा ज्वाइन कर दूं, तो मुझे इस पृथ्वी के चारों तरफ कहीं न कहीं जो है एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, है ना। इस पूरे पृथ्वी के चारों तरफ कहीं न कहीं क्या बन जा रहा है, देखो बीच में देखो सेंटर, ये काली वाली लाइन देखने को मिल रही है तुम्हें, ये पूरा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ है। सो इसी को ही कहीं न कहीं हम 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आपके पास में? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। अब सर बाकी के अक्षांश भी क्या होंगे? अक्षांश कितने हो सकते हैं? कि सर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तर में और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिण में हो सकते हैं। क्या है सर ये? सर ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये कोणीय दूरी है ना। जैसे ये जो हमारा विषुवत रेखीय तल है, इससे कहीं न कहीं अगर मैं कहता हूं कि सर 10 डिग्री के कोण पे, कितने डिग्री के कोण के ऊपर? 10 डिग्री के कोण के ऊपर पृथ्वी पे, स्थान पे जितनी भी जगहें हैं, उन तमाम जगहों को, है ना, उन तमाम जगहों को अगर मैं एक रेखा से जोड़ना शुरू कर दूं, मैं एक रेखा से जोड़ना शुरू कर दूं, एक लाइन से कनेक्ट करना शुरू कर दूं, तो मुझे इस बार फिर से एक नया अक्षांश मिल गया है। और ये अक्षांश क्योंकि पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल से 10 डिग्री के कोणीय एंगल के ऊपर है, 10 डिग्री के एंगल के ऊपर है, तो इसको मैं कहूंगा 10 डिग्री नॉर्थ। अब ये नॉर्थ या उत्तर क्यों कहा जाता है? सर ये नॉर्थ या उत्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर के भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऐसे ही अगर मैं इस प्रधानमंत्री आपके पास में विषुवत रेखीय तल से 10 डिग्री दक्षिण का कहीं कहीं आपके पास में एंगल ले लेता हूं, कैसा एंगल ले लेता हूं? सपोज मैं एंगल ले लेता हूं आपका 10 डिग्री साउथ का, तो आपको यहां पे पृथ्वी के ऊपर 10 डिग्री लोकेशंस पे जितने भी स्थान हैं, उन सारे स्थानों को अगर कनेक्ट करते हुए एक सर्कल अगर आप यहां पे बना देंगे, तो वो सर्कल क्या हो जाएगा आपके पास? 10 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर के दक्षिण में है इसलिए 10 डिग्री साउथ, है ना। सो यहां पे अब हमें तो ये सारी की सारी जो लाइंस है वो तो ऐसे दिखती है सर, जैसे कि अभी आपने बताई कि सर सारी की सारी लाइंस जो है यूं आड़ी दिखाई दे रही है, जैसे शुरुआत में आपने बनाई। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को जब हम एक कागज पे, जब हम एक बोर्ड पे बताएंगे, तो वो कैसे बताएंगे? 2D, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है आपके पास में? आप कभी ग्राफ खींचते हैं ना, ये एक डायमेंशन है x, दूसरा डायमेंशन है y, मतलब हम इसकी लंबाई और ऊंचाई ही बता सकते हैं, हम इसकी गहराई या चौड़ाई बता सकते हैं क्या? 3D हो सकता है क्या? नहीं सर, 3D तो संभव ही नहीं है आपके पास पे, है ना। उसके लिए वो होलोग्राफिक स्ट्रक्चर और वो सब चीज होना चाहिए आपके पास में। बट देखो आज से अभी 2024 है, क्या पता हम पीडब्ल्यू के अंदर अगले 10-20 साल के अंदर वो तकनीक भी ला पाए कि 3D के अंदर तुम जो है गॉगल्स लगा के घर पे बैठे बैठे पूरा देख पाओ, ओ ऐसे अक्षांश और ऐसे देशांतर रेखा है, वो और भी ज्यादा बेहतरीन चीज होगी। पर आज की तारीख में तो हम हमारे कॉपी पेपर पे आंसर लिखेंगे, उस वक्त भी 2D ही लिखेंगे। अभी एग्जाम में समझना है, बोर्ड पे समझना है, क्लास में समझना है, तो भी 2D समझेंगे। तो हमको ये रेखा दिखाई देती है, हमको तो एक लाइन दिखाई देती है, राइट। सो अक्षांश
भी कहीं न कहीं एक लाइन दिखाई देता है, देशांतर भी एक कहीं न कहीं लाइन की तरह ही दिखाई दे रहा है, पर एग्जैक्टली अक्षांश तो पूरे पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्त है ना, एक सर्कल की तरह है ना, और सबसे बड़ा वृत्त और सबसे बड़ा सर्कल ये 0 डिग्री वाला होगा, क्योंकि पृथ्वी सबसे बीच में बड़ी है, और जो एकदम कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास का जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो सबसे बड़ा है। तो अक्षांश तो सारे के सारे क्या हुए आपके पास में, वृत्त है। क्या है आपके पास में, वृत्त है। और जबकि देशांतर क्या है कि सर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ज्वाइन करने वाली लाइंस है, ये सारे के सारे अर्धवृत्त है। क्या है आपके पास में, अर्धवृत्त होंगे, राइट। ये आपके पास में सेमी सर्कल्स होंगे। कैसे होंगे अभी जानेंगे, अभी समझेंगे आप, बट अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझना है हमको कि इक्वेटर से कहीं न कहीं आपके पास में इक्वेटोरियल प्लेन विषुवत रेखीय तल से जो कोणीय दूरी होती है कितनी हो सकती है, 0 डिग्री के अलावा 90 डिग्री एंगल ऊपर तक और 90 डिग्री के एंगल नीचे तक। तो मैं हर एक डिग्री का एक अलग से क्या अक्षांश खींच सकता हूं पृथ्वी पे, बिल्कुल सर। और जो मैं अक्षांश यहां पे ड्रॉ करूंगा हर एक सिंगल डिग्री पे, तो इक्वेटर के अलावा कितना हुआ सर, एक तो इक्वेटर हो गया अक्षांश रेखा अपने आप में, दूसरा इसके 90 डिग्री नीचे तक 90 और 90 डिग्री ऊपर तक 90, तो 90 प्लस 90 180 कितना हो गया, 180 प्लस इक्वेटर भी तो एक अक्षांश है, इक्वेटर भी तो लैटिट्यूड है, तो इसको भी हम साथ में कैलकुलेट करेंगे। 181 कितना हो गया, 181 181 पृथ्वी पे क्या संभव है, अक्षांश संभव है दोस्तों। सो यहां पे इक्वेटर यानी 0 डिग्री को साथ में मानते हुए, विषुवत रेखा को साथ में मानते हुए 90 डिग्री उत्तर के 90 डिग्री दक्षिण के अक्षांश मान ले, तो पूरे पृथ्वी पे मानक अक्षांश कितने होंगे सर, 181 कितने हैं, 181 पृथ्वी पे टोटल 181 मानक अक्षांश है, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड से। पर इनमें से पूछ लिया जाए कि सर रेखाएं कितनी है, देखेंगे सर रेखाएं देखा जाए आपके पास में तो ये पूरा एक वृत्त है 0 डिग्री, बाकी के भी आपके पास में जो है 90 डिग्री तक अगर पहुंचेंगे उत्तर और दक्षिण तक तो सारे वृत्त हैं, नहीं। आप जो जैसे ही 90 डिग्री तक पहुंचे तो वह एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां पे है जो आपके पास में 90 डिग्री साउथ, यह मात्र एक बिंदु है, क्योंकि यहां से आप कोणीय दूरी चेक कर रहे हैं, कोणीय दूरी कोणीय दूरी कोणीय दूरी कोणीय दूरी है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। पर जैसे ही 90 डिग्री पे पहुंचे वहां पे पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, वो मात्र एक डॉट है, मात्र एक बिंदु है, ठीक है ना। सो यहां पे एक बिंदु होगा उत्तरी ध्रुव का, एक बिंदु होगा दक्षिणी ध्रुव का, तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण जो है वह रेखा नहीं है, वह एक बिंदु है, वह एक डॉट मात्र है। अतएव जब भी परीक्षा में ये पूछ ले कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो मानक अक्षांशों में से इन दो बिंदुओं को हटा दिया जाए, तो 181 में से इन दो पोल्स को हटा दिया जाए, तो आपके पास में रेखाएं कितनी हैं, टोटल 179 अक्षांश रेखाएं। समझ में आई बात आपको, बचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, किस किस को समझ में आया कमेंट करके बता दो मेरे को, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इक्वेटर जो है आपके पास में यहां पे 0 डिग्री है, 2 3 5 10 20 40 50 30 40 60 80 90 तक में पहुंच रहा हूं, तो 0 से 90 तक पहुंचते पहुंचते जो है जैसे जैसे कोणीय दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे वैसे तापमान कम हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर पे तापमान सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पे तापमान सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे जैसे जैसे मैं ध्रुवों की तरफ आ रहा हूं, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे वैसे अक्षांश में बढ़ोतरी के साथ तापमान कम होती जाती है। दूसरा एक और चीज आपको देखनी है कि सारे के सारे अक्षांश एक समानांतर रेखा है, क्या है, सारे इस 0 डिग्री इस भूमध्य रेखा के समानांतर, ये भी समानांतर, ये भी समानांतर, ये भी समानांतर, सब क्या है, पैरेलल। मतलब इन सब में एक समान दूरी हमेशा बनी रहती, क्या बनी रहती है आपके पास में, इन सब में एक समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है। तो दो अक्षांश में एक समान दूरी, एक समान डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है, ये याद रखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समानांतर भी कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, अक्षांश जो है वो क्या है, समानांतर रेखाओं के रूप में भी संदर्भित किए जाते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी है। वापस मैं बताता हूं कि ये आपकी पृथ्वी है ना, ये है आपके पास में, हमने कहा ना कि बीच वाला क्या है आपके पास में, ये है विषुवत रेखीय तल है, और इस विषुवत रेखीय तल में पृथ्वी के सेंटर से, जैसे मैं कहता हूं सर यहां पे कौन सा अक्षांश है, कि यहां से जो आप एक एंगल
एक कोणीय दूरी देख लीजिए कि सर अगर सपोज यहाँ पे कोणीय दूरी है आपके पास में 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री का कहीं न कहीं आपके पास में क्या होगा, ये होगा 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। समझ में आई दोस्तों? वापस पढ़िए, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश क्या है, विषुवत रेखीय तल पे, ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है उससे कहीं न कहीं विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी, कि विषुवत रेखीय तल से कितनी कोणीय दूरी है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, अगर ये 60 डिग्री है तो, है ना, तो ये 60 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। समझ में आई? खोपड़ी में बैठी बात आपके पास में। अक्षांश की एक परिभाषा लिख लो, एक अक्षांश की परिभाषा समझ लो, रट लो, मन में आत्मसात कर लो। पृथ्वी की सतह पर, बोलो मेरे साथ, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी है, उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी है। ठीक है, सो इसीलिए हम बार बार ये डिग्री लिखते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये डिग्री क्या है? डिग्री तो कोण में पढ़ते हैं ना हम लोग, याद करो 9वीं 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स में सिखाया गया था एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। ठीक है, सो ये वही चीज है, कोणीय दूरी को दर्शाती है कि यहां से कितना दूर है, कितना डिग्री दूर है। तो सर 0 डिग्री से 30 डिग्री दूर, 60 डिग्री दूर, 90 डिग्री दूर, इस तरीके से इसको याद रखें। तो अक्षांश उस स्थान का विषुवत रेखीय तल से, इक्वेटोरियल प्लेन से दूरी को दर्शाता है। तदुपरांत पृथ्वी पर कुल 181 मानक अक्षांश रेखाएं कितनी हैं दोस्तों? क्या हमने बताया कि सर जैसे आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके साथ में 90 जो है आपके पास में 90 डिग्री नॉर्थ वाले, और फिर 90 डिग्री जो है आपके पास में साउथ वाले। तो टोटल इन तीनों को मिलाकर के कितने हो गए? 181 अक्षांश है दोस्तों आपके पास में। पर यहां पे तो ये है सारे मानक, ये है स्टैंडर्ड कि ये सारे है तो अक्षांश, पर इनमें से दो, जैसे कि आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री का जो साउथ वाला है, ये तो खाली पॉइंट है, ये तो खाली बिंदु है। तो अगर यहां पे मैं खाली रेखाएं पूछता हूं तो आप कहेंगे सर रेखाएं तो 179 ही होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर तो अक्षांश केवल एक बिंदु मात्र है, एक डॉट मात्र है। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये दोनों ही क्या है? मात्र बिंदु है, मात्र एक डॉट है, वो पूरा वर्त नहीं है, वो पूरा सर्कल नहीं है, ना ही पूरी रेखा है। इस प्रकार आप यहां पे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। कौन कौन समझ पा रहा है, कौन कौन साथ में लिख रहा है? राइट, हाँ बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। अक्षांश रेखाएं हमेशा क्या होती है दोस्तों? समानांतर। क्या मैंने बताया? इक्वेटर के समानांतर चल रही है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी इक्वेटर के ही समानांतर चल रही है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, कभी भी एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तो इस हिसाब से क्या मैं कह सकता हूं सर, अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और अगर ये 1 डिग्री इक्वेटर है, अगर ये 2 डिग्री इक्वेटर है, ये 3 डिग्री आपके पास में, ये भी आपके पास में 1 डिग्री, पर ये नॉर्थ है और ये साउथ, इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के दक्षिण में, तो ये 2 डिग्री साउथ। तो हर एक इक्वेटर जो है आपके पास, हर एक अक्षांश जो है दोस्तों आपके पास में, उसके बीच की जो दूरी बराबर रहती है, और लमसम उस दूरी को हम कहते हैं 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 111 किलोमीटर। मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? दो अक्षांशों के बीच की मिनिमम दूरी, जैसे आपके पास दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है ना। 1 से 2 के बीच की कुल दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। तो अगर मैं कहूं 1 डिग्री जाने के लिए मेरे को 111 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, 111 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सोचना, अगर किसी देशांतर पे, अगर किसी देशांतर पे, है ना, आप यहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हुआ हूं, है ना, आप यहां बैठे हो, आप जवाब दोगे मेरे को, है ना, और मैं यहां बैठा हुआ हूं। अब मेरे को बताओ कि हमें कितना दूरी तय करना होगा कि आप हम तक पहुंच पाए या हम आप तक पहुंच पाए। समझ में आया? मतलब इक्वेटर भी है बीच में, ये भी याद रखना कि सर 1 डिग्री साउथ से इक्वेटर, 1 डिग्री का डिस्टेंस 111, फिर वापस 0 से 1 डिग्री का डिस्टेंस, फिर 111, फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री तक, फिर अगेन 1 डिग्री का डिस्टेंस, फिर 111। तो कहीं कहीं ये 3 डिग्री हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, इसके बीच में 1 2 और 3, ये 3 डिग्री का कहीं के डिस्टेंस है। 111 इंटू 3 कितना हो गया? 111 इंटू 3 बराबर 333 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हम दोनों। गेटिंग इट?
समझ में आया आपके पास में? कैसे यहाँ पे देशांतर और अक्षांश के माध्यम से हम बीच के डिस्टेंस, बीच की दूरी को, बीच की लोकेशन को भी बता सकते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होती, समानांतर रेखा इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये समझ में आया? खोपड़ी में बिठा लो। तदुपरांत यहाँ पे सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ऑब्वियसली ये बता चुका हूं कि सर पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या होती है, हमें तो एक इक्वेटर इस तरह दिखती है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लाइन दिखती है, पर इसके पीछे जो ग्लोब का हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है, उसके पीछे भी तो इक्वेटर है। हमें कहीं न कहीं आपके पास में 60 डिग्री लैटिट्यूड जो है एक लाइन दिख रहा है, पर इसके पीछे भी वो एक लाइन है। यस और नो? तो जितने भी अक्षांश होते हैं वह एग्जैक्टली क्या होते हैं आपके पास में, वृत्त होते हैं। वो क्या आते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं, है ना, कंप्लीट सर्कल होते हैं। और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये छोटे हो जाते हैं। ऑब्वियसली पृथ्वी के बीच में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बन सकता है? 0 डिग्री इक्वेटर का, 0 डिग्री इक्वेटर का। बाकी सारे जो भी वृत्त बनेंगे वो छोटे छोटे ही बनेंगे, बाकी जो भी वृत्त बनेंगे वो इससे भी छोटे बनेंगे। यस और नो? सबसे बड़ा वृत्त तो सेंटर में ही बन पाएगा, क्योंकि हमारी गेंद, हमारी फुटबॉल सेंटर में सबसे बड़ी है, पृथ्वी सेंटर में सबसे बड़ी है, तो जो वृत्त वहां बनेगा वो सेंटर में सबसे बड़ा होगा। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे मैं इक्वेटर से, यहां पे विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाऊंगा, दक्षिण की तरफ जाऊंगा, ध्रुवों की तरफ जाऊंगा, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, वृत्त छोटे होते जाते हैं। यस और नो? यहां तक कि हमने तो यह कह दिया कि यहां पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक आते जाते तो मात्र खाली बिंदु है, रेखा है ही नहीं, एक बिंदु है, पॉइंट है खाली, इतना छोटा हो जाता है वो। गेटिंग इट? सो ये भी लिखा होगा आपने शायद। फिर अक्षांश बढ़ने पे तापमान भी कम होता है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ गया, 60 डिग्री की तरफ गया, 90 डिग्री की तरफ गया, या वापस दक्षिण में 30 डिग्री की तरफ गया, 60 डिग्री की तरफ गया, या 90 डिग्री की तरफ गया, जैसे जैसे मेरे अक्षांश बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं ऐसे दक्षिण के अंदर जाता जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे तापमान जो है वो क्या होता जाएगा आपके पास में, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान हमेशा कम रहता है। सूर्य जो है, सन जो है, इसकी सीधी रेखा कहां पे आ रही है आपके पास में, वो आ रही है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और तिरछी रेखाएं कहां पे जा रही हैं आपके पास में, तिरछी रेखाएं जा रही है आपके पास में 60, 70, 80, 90। तो वहां पे स्लांटिंग सनरेज हैं, वहां पे तिरछी रेखाएं हैं, वहां पे इतना तापमान नहीं है, अतः वहां तापमान कम होगा। तो जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाऊंगा, ध्रुव की तरफ जाऊंगा, 30 तक, 60 तक, 90 तक जाऊंगा, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। इस चीज को मैं एक लाइन में कैसे लिखूं? अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान कम होते हैं। कैसे कम होगा? सबसे ज्यादा कम कहां होगा? तापमान ध्रुवों पे। सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा? इक्वेटर के आसपास में। ठीक है? अब इसी कारण हम अक्षांश और रेखाओं के आधार पर पूरी पृथ्वी को कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जोन्स हैं, इनकी हम लोग कुछ क्षेत्रों की हम बात कर लें। यहां पे 0 डिग्री इक्वेटर है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, जो हमने कहा था इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। अब इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक जो है आपके पास में एक क्षेत्र रहता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक पूरा का पूरा रीजियन क्या है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। कैसा है क्षेत्र है? विषुवत रेखीय क्षेत्र है। तो जब भी हम आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी तो मैं कहूंगा कि हाँ, इक्वेटोरियल रीजन में ये चीजें होती हैं। तो आप बताओगे ओके, जे सर ने चौथे लेसन में बताएगा इक्वेटोरियल रीजन यानी कोई पॉइंट नहीं है, रेदर इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर भी, 5 डिग्री दक्षिण भी। याद करो, हमने कहा 1 डिग्री अक्षांश 111 डिग्री होता है। 1 डिग्री अक्षांश कितना होता है दोस्तों आपके पास में? लगभग 111 के आसपास में होता है। एंड हेंस यहां पे यह सारी की सारी चीजें सही हैं आपकी, राइट और रॉन्ग? सो यहां आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझनी तो होगी, राइट? अगेन सेइंग, इक्वेटोरियल रीजन को आप जो है इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए लिख सकते हैं। इक्वेटोरियल रीजन से भी थोड़ा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन। आपने कर्क रेखा और मकर रेखा की जानकारी ली होगी कि सर यहां पे पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे ही 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में कर्क रेखा, मकर रेखा पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कि सर गर्मी सबसे ज्यादा यहां है और सूर्य लगभग 90 डिग्री
जो ओवरहेड हो सकता है वो कहीं न कहीं कर्क रेखा और मकर रेखा पे हो सकता है। अब उस 23.5 डिग्री के एरिया के आसपास में हम मैक्सिमम लाइन 25 डिग्री मान लेते हैं। कितना है? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण तक का जो एरिया है, मतलब 5 डिग्री और 5 डिग्री तो पूरा है विषुवत रेखा वाला एरिया। फिर 5 से 25 दक्षिण में भी और 5 से 25 उत्तर में भी, ये जो मैंने पिंक लाइन से कहीं के शेड कर रखा है, ये वाला एरिया जो कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय एरिया, ट्रॉपिकल रीजन। इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन। बनाओ इस डायग्राम को। और इस ट्रॉपिकल रीजन में जो है तापमान बहुत ज्यादा होता है और सूर्य की ऊर्ध्व रेखाएं जो 90 डिग्री ओवरहेड सनरेज हैं वो कहीं न कहीं इसी रीजन के अंदर जो है अप एंड डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे होता रहता है। ये याद रहेगा हमें, बहुत ही इजी है। यस और नो? इसको याद रख लेना। इसके उपरांत हम बात करते हैं 25 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री तक और 25 डिग्री के नीचे 66.5 डिग्री तक। तो यहां पे एक सर्कल आपको जो है पृथ्वी के चारों तरफ बनता हुआ नजर आएगा। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। इसको जैसे कि नाम दिया जाता है आपके पास में आर्कटिक, जैसे उत्तरी ध्रुव के ऊपर आसपास में आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल देखने को मिल जाएगा, है ना, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल। तो 66.5 और 25 डिग्री के बीच में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? यू हैव टू राइट इट। यहां आपको है टेम्परेट जोन, ये जो कहीं ना कहीं ब्लू लाइन शेडेड है 66.5 से 25 के बीच में, ये आपका शीतोष्ण, कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सूर्य की रेखाएं अब कभी भी 90 डिग्री ओवरहेड नहीं होगी। सूर्य क्षितिज से उगेगा और अस्त हो जाएगा, सूर्य क्षितिज से उगा और कभी भी आपके सर के ऊपर तक नहीं जा पाया, क्षितिज से उगा और वापस अस्त हो गया। वो कभी भी आसमान में जो है आपके ओवरहेड नहीं हो पाएगा। हमेशा सूर्य की रेखाएं तिरछी पड़ेगी, है ना, और स्लांटिंग सनरेज तिरछी सूर्य की रेखाओं के कारण यहाँ पे क्या होगा? तापमान कम होगा। तो हम इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर कम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब 66.5 डिग्री से ऊपर चले गए तो हम ये वाले जोन को कह देंगे फ्रिजिड जोन, पोलर जोन, शीत कटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये कौन सा है? 66.5 वाला कौन सा हो गया? शीत कटिबंध, 66.5 से दक्षिणी ध्रुव के बीच का, 66.5 से उत्तरी ध्रुव के बीच का, इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। तापमान जो है 0 और उससे भी नीचे देखने को मिलता है। तो इंपोर्टेंट लैटिट्यूड बनाए आपने? वीडियो को रोक करके एक बार सभी बना लो, इसको सभी बनाओ इस डायग्राम को, चलो कॉपी में बनाओ। राइट अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर ये 25 से 35 डिग्री के बीच वाले एरिया को भी हम लोग यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं, जिसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। क्या है सर ऐसा कि सर ये 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का एरिया कौन सा एरिया है? ये वाला 25 से 35, ये वाला। इस रीजन को ये कह रहा है कि भैया आप उपोष्ण कटिबंध भी बोल दो। क्या बोल दो? उपोष्ण कटिबंध बोल सकते हो। अब उपोष्ण कटिबंध हम क्यों बोले सर इस रीजन को? ऐसा क्या है इस रीजन में कि हम लोग इसे उपोष्ण कटिबंध कहने की कोशिश करेंगे? सर उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रीजन के पास वाला ही रीजन है, पर अब यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें कहीं न कहीं 90 डिग्री के ऊपर नहीं गिर रही है। सूर्य की किरणें जो जा रही हैं अब वो जा रही हैं तिरछी। कैसी है आपके पास में? तिरछी। और सूर्य की तिरछी किरणों के कारण कहीं न कहीं आपके पास में जो है आकाश में लालिमा ज्यादा होगी, क्योंकि अब सूर्य की किरणें आकाश में, वायुमंडल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। यहाँ पे ये कहीं न कहीं आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस कम है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है आपके पास में। यहाँ पे सूर्य की किरणें वातावरण में ज्यादा ट्रेवल कर रही हैं। वातावरण में क्या है? हवा के कण और डस्ट और गैसेस है ना। तो धूल के कण और गैसों से ज्यादा रिएक्शन होती है, इसके कारण ज्यादा प्रकीर्णन होता है, ज्यादा स्कैटरिंग होती है, और यही प्रकाश का ज्यादा प्रकीर्णन के कारण लास्ट में जाता हुआ अंत में आपको लाल प्रकाश ही दिखाई देता है। कैसा प्रकाश दिखाई देता है? लाल प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए यहां पे इस एरिया में, उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में, टेम्परेट रीजन के अंदर जैसे सूर्य उगा क्षितिज के ऊपर लालिमा दिखाई देगी। सूर्य का कहीं न कहीं आपके पास में सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होगा शाम को, तो शाम को भी कहीं न कहीं आपकी जो है लालिमा दिखाई देती है। सो उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या तिरछी किरणों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ज्यादा समय के लिए वह जो है हमारे पृथ्वी के वातावरण में ट्रेवल करती हैं और इसके कारण यहाँ पे लालिमा का निर्माण होता है। तो
इन अक्षांशों को हम 3 श्रेणी में विभाजित कर पाते हैं। सबसे प्रथम श्रेणी है 0 से 30, तदुपरांत सबसे प्रथम श्रेणी है 0 से 30, है ना, फिर है 30 से 60, फिर है 60 से 90 के बीच का। तो 30 से 90, 0 से 30 के बीच का जो है ये निम्न अक्षांश, सबसे नीचे वाले अक्षांश। फिर 30 से 60 के बीच वाले जो है आपके पास में ये है आपके मध्य अक्षांश, मिडिल एटीट्यूड। और कहीं मैं कहूं ये उच्च अक्षांशों की घटना है ना, या आपके पास में हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो हम हाई लैटिट्यूड मतलब 60 से 90 की, क्योंकि यहाँ पे क्रम बढ़ रहा है ना, ये 30 तक है, फिर ये 60 तक है, ये 90 तक है, तो इस प्रकार भी ये कहीं न कहीं जो है श्रेणीगत आपको विभाजन करना आना चाहिए। तदुपरांत हम बात करें देशांतर की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, देशांतर की यहाँ पे बात की जा रही। और दोस्तों जो हमारे देशांतर रेखाओं की यहाँ पे बात की जा रही है वो कैसे कैलकुलेट होगा। देखो अक्षांश रेखाएं कैलकुलेट करते टाइम तो हमने क्या करने की कोशिश की थी कि सर अक्षांश कैलकुलेट करते टाइम जो ये हमारी पृथ्वी थी इसको हमने बीच से विभाजित किया था, फिर हमने कह दिया था कि सर जो ये प्रधान मध्याह्न रेखीय तल है यहाँ से कहीं न कहीं आप एंगुलर डिस्टेंस जो है चीजों का कैलकुलेट करे थे, यस और नो। अब इस बार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इस बार जो हमारी पृथ्वी है उसको हम यहां से बीच से जो है प्लेन में नहीं कट कर रहे, ऐसे कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसमें क्या आएगा आपके पास में नया कि सर अगर मैं इसको यहां से बीच से कहीं कहीं विभाजित करता हूं तो यहां से विभाजित करने के उपरांत मेरे को 2 चीजें नजर आएगी। क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं सर, इसको थोड़ा इस प्रकार देखा जाए। सबसे पहली जो चीज मेरे को नजर आएगी, यस और नो। अब ये आपका एक भाग हो गया और ये आपका दूसरा भाग हो गया। पृथ्वी का सेंटर यही लीजिए। अब इस सेंटर से कहीं न कहीं आप जो है ये है आपका प्रधान मध्याह्न रेखीय तल, जिसको हम प्राइम मेरिडियन प्लेन भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखीय तल भी कहते हैं। अब इस तल से आप एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहां से आप एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और यहां से जो एंगुलर डिस्टेंस होगा इस प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से अगर पृथ्वी को कहीं न कहीं 2 भागों में विभाजित किया जाए तो आप जो है पृथ्वी के 2 प्रधान मध्याह्न रेखीय तल देख पाएंगे। उन प्राइम मेरिडियन प्लेन से आप एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज यहाँ पे या फिर देशांतरीय कोणीय दूरी के ऊपर जो है आप इन देशांतरों का क्या करने की कोशिश करते हैं, निर्माण करने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊं उससे पहले लेट अस सी एन वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो है ये, जस्ट लुक एट इट। जैसे कि अक्षांश है, शुरुआत में जो हमारे अक्षांश देखे थे, इस वीडियो को आराम से देखो, सहजता से देखो, 1-2 बार देखोगे तो समझ में आएगा। लैटिट्यूड के टाइम तो हमने क्या करने की कोशिश की थी कि सर यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से हमने जो है प्राइम मेरिडियन इक्वेटर से हमने जो है डिग्री कैलकुलेट की थी। सर अगर लैटिट्यूड नहीं और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करना है, अक्षांश कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। बात तो सही है आपकी। इस बार जो है आपके पास में थोड़ा सा कुछ दूसरा होगा। दूसरा क्या कि सर उत्तर से दक्षिण तक रेखाओं को लेके आना है ना इस बार, तो उत्तर से दक्षिण रेखाएं कैसे आएगी कि पृथ्वी को जो है इस रेखीय तल पे विभाजित किया जाए। लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने के लिए पृथ्वी के केंद्र पे चले गए, प्रधान मध्याह्न रेखीय तल पे चले गए और वहां से जो है इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन प्लेन से एक रेखा के कैलकुलेट करने के बाद फिर उससे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इस प्रकार लगातार उसी रेखा के 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम तक आप अपना क्या करते जाते हैं, रेखाएं खींचते जाते हैं, उत्तर से दक्षिण तक उसे जोड़ते जाते हैं और पूरे पृथ्वी के चारों तरफ ये देशांतर रेखाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है सर, वापस आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। तो सर इसके अनुसार हमारी पृथ्वी पे, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो बड़ी है, गोल है, वृत्ताकार है, इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करने के लिए आप कहीं कहीं कुछ ऐसी रेखाएं खींचने की बात कर रहे हैं गुरुजी। एग्जैक्टली बेटा, यही बात तो कर रहा हूं मैं, यही बात तो कर रहा हूं। और हर रेखा का कहीं न कहीं जो है कोणीय दूरी अलग अलग होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा से प्राइम मेरिडियन प्लेन से एंगुलर डिस्टेंस अलग होगा आपके पास में, यस और नो। कोई 5 डिग्री पूर्व है, कोई पश्चिम है आपके पास में, जैसे इसका ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, तो इधर की होगी तो वो होगी पश्चिम की रेखाएं, इधर की होगी वो पूर्व की रेखाएं होगी। याद करो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ऊपर वाली रेखाओं को नॉर्थ लिख रहे थे और नीचे वाली को साउथ लिख रहे थे। और इसमें क्या होगा
कि सर जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको कहते हैं, है ना, उस प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम की सारी रेखाओं को हम लोग कहीं न कहीं जो है प्राइम मेरिडियन या फिर पश्चिमी देशांतर लिखेंगे आपके पास में, और इधर की पूर्व की रेखाओं को जो है हम पूर्वी देशांतर के नाम से लिखने वाले हैं। अभी होगी कितनी, होगी कितनी, अगर मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि सर यहां 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है हमारे सामने, यहां से लगभग, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी गोल है, पूरी वृत्ताकार है, पूरी सर्कल है, तो सर 180 डिग्री पीछे तक, 180 डिग्री पीछे तक, और अगेन यहां से भी 180 डिग्री पीछे तक, ये मैं कितनी रेखाएं खींच पाता हूं फिर आपके पास में, तो इस प्रधान मध्याह्न तल से, इस प्राइम मेरिडियन लाइन से मैं कितनी रेखाएं खींच पाऊंगा दोस्तों आपके पास में, कि सर अगर मैं इसको गोल नहीं, ग्लोब नहीं रख के, अगर मैं इस तरह खोल दूं पृथ्वी को आपके सामने, और ये 0 डिग्री आपके पास में कहीं न कहीं प्राइम मेरिडियन जो है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, जहां से हम कहीं न कहीं ग्रीनविच रेखा को भी हम लोग वहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रीनविच रेखा भी उसे ही कहा जाता है, तो सर इस ग्रीनविच रेखा से कहीं न कहीं अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पृथ्वी जो है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके एक हेमिस्फीयर होगा जिसको मैं कह सकता हूं कि ये पश्चिमी गोलार्ध है, दूसरा हेमिस्फीयर होगा, इसको मैं कह सकता हूं ये पूर्वी गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा। इसी पृथ्वी को अगर मैंने विभाजित कर दिया तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये होगा पूर्वी गोलार्ध। ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। WH यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, EH मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो दोस्तों अब यहां पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ग्रीनविच रेखा से लगभग 180 रेखाएं जो हैं, 180 डिग्री जो है वह वेस्ट में हो सकती हैं और 180 डिग्री ही ईस्ट में हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो पूरा सर्कल है ना, और सर्कल में कितनी होती है, वृत्त में कितनी होती है डिग्री, 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो इस पूरे वृत्त में जो 360 डिग्री है वो इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे तक कितने होगी, 180। फिर यहां से वापस पूर्व के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पीछे तक कितनी होगी, 180 होगी। ठीक है, और अगर मैंने जो इसको 2D में ओपन कर रखा है तो ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और इसके 180 डिग्री पश्चिम तक और 180 डिग्री पूर्व तक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, सो हमारे पास में कितनी मानक रेखाएं हैं, स्टैंडर्ड लाइंस हैं, वो है आपके पास में देखा जाए 361। पर क्या ये सही है, 361 क्या सही है, नहीं। 361 क्यों सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी होगी कि एक रेखा जो 360 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो रेखा होगी वो सेम होगी। जैसे मैं ये बात करता हूं, हमारा ये रहा लंदन, यूरोप, यहां से मैं थोड़ा सा नजदीक आ जाता हूं कैमरे के, ये देखो, ये रहा लंदन, ये रहा यूरोप, यहां से जो रेखा निकल रही है, यहां से जो रेखा निकल रही है इसको हमने कहा प्राइम मेरिडियन रेखा। ठीक है, ये कहीं न कहीं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है। बाकी सारी की सारी रेखाएं इसके 180 डिग्री इधर पीछे की तरफ रेखाएं जा रही है, फिर इसके 180 डिग्री इधर पूर्व पश्चिम की तरफ रेखाएं जा रही है, पर इसके ठीक पीछे जो यहां रेखा बन रही है, ये यहां पे लगभग यहां पे ये जो रेखा बन रही है ये 180 डिग्री ईस्ट जो मैं यहां लिख रहा हूं और ये 180 डिग्री वेस्ट जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये सेम लाइन है, ये एक ही लाइन है। यहां पे ये लाइन यहां पे क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये एक ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ग्लोब को खोल रखा है तो ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो है अलग अलग दो रेखाएं दिख रही है, पर जैसे ही मैं इसको इस ग्लोब के चारों तरफ इस कागज को वापस चिपकाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर इस ग्रीनविच रेखा के ठीक पीछे ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वापस जो है ये समान सेम रेखा है, इसीलिए मैं यहां से एक रेखा इसको कम लिखता हूं। तो टोटल कितने हैं, 361। आप कहते हैं सर 361 होने चाहिए ग्लोब पे, पर 361 नहीं है, 361 नहीं है, अपितु रेखाएं तो 360 ही है। और याद रखना, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधान मध्याह्न तल से कहीं न कहीं कोणीय दूरी को दर्शाते हैं, अतएव हर देशांतर एक अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल होता है। जबकि हमने वो पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, अक्षांश, अक्षांश तो क्या थे आपके पास में, पूर्ण वृत्त थे। अक्षांश क्या थे आपके, पूर्ण वृत्त थे। अभी थोड़ी देर पहले अक्षांशों की जानकारी ली हमने, अक्षांश क्या थे, पूर्ण वृत्त थे, पूरे के पूरे क्या थे आपके पास में, सर्कल्स थे जो कि पृथ्वी के चारों तरफ थे, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ कहीं न कहीं रन कर रहे थे। सबसे बड़ा इक्वेटर और ध्रुवों की तरफ जाते, जैसे जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता जाता, ये जो पूर्ण वृत्त थे वो धीरे धीरे छोटे होते जाते थे, इनकी दूरी, इनकी लंबाई कम होती जाती थी। जबकि हमारे लॉन्गिट्यूड से यह अर्धवृत्त होते हैं। हमने
अक्षांशों में कहा था कि सर सबसे बड़ा जो है इक्वेटर है, पर जैसे जैसे आप 90 डिग्री की तरफ जाओगे उनकी लंबाई, उनका आकार कम होता जाएगा। पर ये देशांतर में नहीं है। देशांतर में तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ज्वाइन करने के लिए चाहे आप कहीं से भी ट्रेवल कर लो, चाहे आप कहीं से भी अर्धवृत्त खींच लो, वो समान दूरी ही होगी। वो हमेशा क्या होगी? समान दूरी ही होगी। किसी भी एंगल से खींच लो, कैसे भी खींच लो, ये समान दूरी होगी। तो हमेशा ये याद रखना कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी तो कभी भी क्या नहीं हो सकती है? चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती सर। अतएव नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा सेम रहने के कारण लंबाई हमेशा इनकी समान रहती है। तो इसमें हम कुछ बिंदु लिखें। लिखिए कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर क्या है? देशांतर की परिभाषा क्या है कि उस स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखीय तल, प्रधान मध्याह्न रेखीय तल कौन सा? ये वाला। इस प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से क्या है दोस्तों आपके पास में? यह कोणीय दूरी, पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। तो इस प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से ईस्ट में या प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से वेस्ट में कितना एंगुलर डिस्टेंस बना रहा है, कितना यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस, कितना कोणीय दूरी बना रही है, उसको यह दर्शाता है। टोटल कितने होना चाहिए कि सर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा के अलावा 180 डिग्री पश्चिम में है और पूर्व में। तो टोटल मानक तो हमारे पास में स्टैंडर्ड तो 361 होने चाहिए। 180 ईस्ट, 180 वेस्ट और एक आपके पास में जो है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो होने तो इतने चाहिए, पर एग्जैक्टली देखा जाए 180 डिग्री जो है आपके पास में पूर्व और पश्चिम की रेखाएं वो समान है, वो एक ही है। अतएव यहां पे कम कर दीजिए तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होगी? मानक देशांतर है 361, गणितीय रूप से इतने होने चाहिए। पर क्योंकि पृथ्वी का अगर आकार हम देखें वृत्ताकार है, सर्कल है आपके पास में, जो पीछे जाकर के वापस जो है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जुड़ जाएंगे, एक ही रेखा है। अतएव यहां पे देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस पूछा जाए तो वह 360 ही होती है। सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? लिख लो, अर्धवृत्त हैं। दूसरा, इनकी लंबाई हमेशा समान होती है, क्योंकि जाना तो इनको उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक ही है आपके पास में। इन देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहां होगी? जैसे अगर मैं कहता हूं ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से रेखाओं को दक्षिणी ध्रुव तक जाना है, तो इनके बीच की सर्वाधिक दूरी जो है वो कहाँ होगी आपके पास में? देखो सारी की सारी शुरू कहाँ से हो रही है कि सर शुरू हो रही है, सारी की सारी मिल रही है उत्तरी ध्रुव पे, वापस जाके मिल रही है दक्षिणी ध्रुव पे, हाँ है ना? शुरू हो रही है यहां से, सारी मिल रही है यहाँ पे, वापस यहाँ पे जाकर के वापस मिल जा रही। इनके बीच का सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे है? इक्वेटर पे। सबसे ज्यादा इनमें डिस्टेंस कहाँ है आपस में? इक्वेटर के ऊपर है ना? भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास में आएंगे, वैसे वैसे इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वापस ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इनकी दूरी कम होती जा रही है। यानी देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पे होगी? विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना? और लगभग वही 1 डिग्री पश्चिम या 1 डिग्री पूर्व अगर मैं आगे पीछे हो रहा हूं, इसका मतलब है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का यहां पे डिस्टेंस में लेके आ रहा हूं। तो देशांतर का उपयोग जो है वो समय गणना में हो सकता है। अब आप कहेंगे गुरुजी देशांतर का उपयोग समय गणना में कैसे हो सकता है? देखिए, हमने जो सबसे पहले कहा कि सर यह जो बीच वाली जो कहीं कहीं चीज को हमने कहा कि सर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जिसको हमने ग्रीनविच रेखा भी कहा। क्या लिखा आपके पास में? ग्रीनविच लाइन भी इसको हम लोग लिखते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। वह यूके के लंदन के ग्रीनविच शहर की एक ऑब्जर्वेटरी से निकलती है। अब दोस्तों इस प्रधान मध्याह्न रेखा, इस ग्रीनविच लाइन, इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे कितने शहर है, कौन कौन से शहर है, कई बार पूछा गया। सबसे पहले निकलती कहां से है? यूके से। यूरोप का और कौन सा देश है? फ्रांस, यहां से भी निकलती। यूरोप का तीसरा देश स्पेन। तो 3 यूरोपीय देश। उसके बाद में अफ्रीका देश है आपके पास में, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो है आपके पास में, टोगो है, घाना है। फिर प्राइम मेरिडियन पूरा अटलांटिक ओशन में चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर नीचे क्या आ गया आपका? ये है एंटार्क्टिक। अटलांटिक महासागर में चलते हुए ये कहीं कहीं पहुंच चुकी हैं आपके पास में इस क्वीन मॉडलैंड क्षेत्र में। कहां पे? क्वीन मॉडलैंड क्षेत्र में। अब ये क्वीन मॉडलैंड जो है एक रीजन, एक क्षेत्र है एंटार्क्टिक का। किसका? एंटार्क्टिक का। तो लिखो कि सर ग्रीनविच रेखा कहां कहां से, प्राइम मेरिडियन लाइन कहां कहां से गुजरती है? तो प्राइम मेरिडियन लाइन में आने वाले देश कौन कौन से हैं? पहला है ग्रीनविच, यूके खुद, फिर है फ्रांस, फिर है स्पेन, फिर है अफ्रीका का अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो है, घाना है दोस्तों आपके पास में, टोगो है, और फिर है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का कौन सा एरिया है आपके पास में? क्वीन मॉडलैंड। कौन सा है? क्वीन मॉडलैंड लिखेंगे,
क्वीन मॉड लैंड। क्वीन मॉड लैंड रीजन, क्वीन मॉड लैंड क्षेत्र कई बार पूछा गया कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दे दिए गए कि ग्रीनविच रेखा के अलावा क्वीन मॉड लैंड कहाँ, सॉरी, ग्रीनविच रेखा जो है वो कहीं के ग्रीनविच शहर के अलावा और कौन कौन से रीजन से निकलती है। तो कुछ देशों को ऑप्शन में दे दिया जाता है और फिर लास्ट में एक आध ऑप्शन में क्वीन मॉड लैंड एंटार्क्टिका लिख दिया जाता है। लड़कों को पता ही नहीं ग्रीनविच रेखा, सबने ग्रीनविच शहर सुन रखा है लंदन के आसपास में, यूके सबको पता है, रट मार रहा है वहां पे बचपन से, क्वीन मॉड लैंड नहीं पता होता। प्रश्न बनेगा इस पे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इन देशांतर रेखाओं से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हम बताइए कि क्या पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे झुकी हुई है और पश्चिम से वेस्ट से पूर्व में, ईस्ट में रोटेट करती है? बिल्कुल सर, पृथ्वी जो है लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? आपके पास में घूर्णन कर रही है, अपने ही अक्ष पे घूमते जा रही है। और एक घूर्णन कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है? कि सर लगभग एक घूर्णन जो है 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। सर जब एक घूर्णन 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो अपने ही अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। यस और नो? अपने ही अक्ष पे 360 डिग्री घूम जा रही है 24 घंटे में। तो इस हिसाब से वह एक घंटे में, अगर मैं इसको भाग दे रहा हूं तो 15 डिग्री आ रहा है। क्या सर जैसे आपको क्लास लेते लेते लगभग एक घंटा हो गया? हाँ, क्या आपको पता है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे एक घंटे में 15 डिग्री जो है घूम चुकी है? कितने डिग्री घूम चुकी है? 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम चुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है। अच्छा सर, एक घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं कि सर 60 मिनट, इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। अगर मैं इसको भाग देकर के कैलकुलेट करूं, इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट, जो तुमको लगता है मैगी बना करके खा करके या पानी पी करके बाहर जाके सुट्टा या चाय पी करके आकर के वापस पढ़ूंगा, हाँ ना 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 ना, 4 डिग्री घूम जाएगी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं है। संभव करना है तो अभी टाइम पे पढ़ो, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही, पृथ्वी अपना काम कर रही है, तुम नहीं कर रहे हो सिर्फ, है ना। तो आप देखो एक घंटे में पृथ्वी कितना रोटेट हो रही, कितना घूर्णन कर रही? 15 डिग्री। 15 डिग्री वह कहीं न कहीं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है। और 4 मिनट में कितना कर रही है? एक। अब इन दो चीजों को तो रटना है, याद कर लेना है, मन में समा लेना है। 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, है ना। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, याद रखेंगे इसको। अगर ये दो समीकरण याद हो गए तो आपको समय की गणना पूरी याद हो जाएगी। इन दो बॉक्सेस से बाहर नहीं है कोई भी प्रकार का, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर समय की गणना देशांतर से कैसे की जा सकती है, समझते हैं। हमारे अलग अलग टाइम जोन्स हो सकते हैं। जैसे कई देश जो हैं आपके पास में पृथ्वी पे इस तरह से बसे हुए हैं कि जिनका आपके पास में जो है देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। देशांतरीय विस्तार जो है वह थोड़ा ज्यादा है, मतलब वो देश जो है वह कई ज्यादा जो है देशांतरों में क्या है, फैले हुए। कई ऐसे देश हो सकते हैं जो कई ज्यादा अलग अलग देशांतरों में फैले हुए, पर हमारा एक भारत है ना, एक हमारा भारत है जो आपके पास में मात्र कुछ ही देशांतरीय दूरी है। जैसे 30 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड, जो ईस्ट टू वेस्ट इंडिया जो कहीं न कहीं लोकेटेड है, मतलब इतना ही उसका देशांतरीय विस्तार है, तो उसको जो अलग अलग टाइम जोन्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर फ्रांस को देखेंगे, अब आप कहेंगे सर फ्रांस तो सर एक छोटा सा देश है। अभी देखो, एक आपने पीछे मैप बताया था, उस मैप में अगर आप वापस देखो तो फ्रांस तो यूके के नीचे एक छोटा सा है। पर तुम्हें पता है फ्रांस के कुछ आइलैंड्स यहाँ भी है, फ्रांस के कुछ आइलैंड यहाँ भी है, फ्रांस के कुछ आइलैंड यहाँ भी और यहाँ भी है। तो आप देखो फ्रांस जो है अटलांटिक से, इंडियन से लेके साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के मैक्रोनेशिया, मिलेनेशिया, पैसिफिक तक फैला हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ गुरुदेव? इसका यह मतलब हुआ कि फ्रांस को अलग अलग देशांतरों का समय मापन पता होना चाहिए। और जब यह देश आपके अनुसार, जैसे एक ग्रीनविच का जो समय है उसको तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर देते हैं, एक मानक समय मान लेते हैं, पर इनको भी फिर क्या करना पड़ता है, अपने अलग अलग कालखंड रखने पड़ते हैं, टाइम जोन रखने पड़ते हैं। पृथ्वी कैसे कैसे रोटेट करी, उस एरिया के टाइम के अनुसार अपना अलग से टाइम जोन रखना पड़ता है। भारत ने भी अपनी एक अक्षांश रेखा को चूज कर रखा है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट में 82 डिग्री, कौन सी है, 82.5, 82 डिग्री है। हर देश को अपना एक मानक रेखा चुनना पड़ता है। हमने हमारा एक मानक समय, मानक रेखा, एक देशांतर रेखा है 82 डिग्री, है ना, आपके पास 82.5 डिग्री, इसको चूज कर रखा है। लगभग ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी मतलब ग्रीनविच पे जो समय हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हम आगे। अब आप कहेंगे सर ये 5.5 घंटे आगे कैसे हो गया सर आपके पास में? ग्रीनविच के समय को अंतरराष्ट्रीय समय माना जाता है।
इंटरनेशनल टाइम घोषित किया गया है। तो ग्रीनविच के टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो जहां भी जीएमटी लिखा है इसका मतलब क्या, कि जो अंतरराष्ट्रीय टाइम है, जो इंटरनेशनल टाइम है, जो ग्रीनविच रेखा पे समय है, उसकी बात की जा रही है। इसके उपरांत यहां पे हम लोग अन्य देशों को कहते हैं कि जो ग्रीनविच पे टाइम हुआ है, जो जीएमटी पे टाइम हुआ है, उससे तुम सापेक्ष में पश्चिम में हो या पूर्व में हो गणना कर लो। तो बाकी देश भी यहां पे गणना करने लगते हैं, सापेक्ष में गणना करने लगते हैं। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत कहता है कि सर मैं 82.5 डिग्री अक्षांश पे जो समय होगा मैं उसे अपना मानक समय मानता हूं। भारत क्या कहता है, इंडिया कहता है कि मैं 82.5 डिग्री पूर्व, इस प्रधान मध्याह्न रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व का जो ये देशांतर है, इसको मैं अपना मानक समय मानूंगा। इस पे जो समय होगा वो मानक समय होगा, और यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे प्लस में आगे है, 5.5 घंटे आगे देखने को मिलेगा आपके पास में, है ना। तो सारी की सारी कंट्रीज क्या करती है, वो अपना ग्रीनविच मीन टाइम के पर्सपेक्टिव में, जैसे 82.5 डिग्री अब कैसे आगे हो गया सर आपके पास में, कि कोई भी देशांतर हम 82.5 डिग्री ही क्यों चूज किए, हम 80 या 90 या 60 या 70 क्यों नहीं चूज कर लिए। यहां पे हमको कैलकुलेट करने के लिए कहीं न कहीं वापस उन दो बॉक्सेस के ऊपर आना होगा। ये बॉक्स क्या कहता है आपके पास में, 1 घंटा मतलब 15 मिनट, 15 डिग्री, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। और हम लोग जब भी किसी को भी टाइम देना होता है, जैसे मेरे को आपको टाइम देना होगा, अरे जे सर ये क्लास का ड्यूरेशन क्या है, मैं कहूंगा बेटा 1-1.5 घंटे की क्लास है, आधे 1 घंटे की क्लास है, 1.5-2 घंटे की क्लास है, मतलब लगभग मैं 30 मिनट या 60 मिनट के अंतराल की बात करता हूं एग्जैक्टली। कोई 10, 20, 15 या 17 मिनट के अंतराल की एग्जैक्टली कोई बात नहीं कर रहा होता वहां पे, एग्जैक्टली राइट। सो यहां पे 15 डिग्री का तो क्या मतलब हो गया, 15 डिग्री का मतलब हो गया है आपके पास में 1 घंटा। और अगर मैं यहां पे आधे घंटे की बात करूं तो 30 मिनट में फिर पृथ्वी कितना रोटेट होगी, 7.5 डिग्री। कितने डिग्री रोटेट होगी, 7.5 डिग्री। तो 7.5 के मल्टीपल में कंट्रीज जो है अपना क्या ढूंढ पाते हैं, मानक समय ढूंढ पाते हैं। पृथ्वी ने भी कहीं ना कहीं अपना 7.5 के ही कहीं ना कहीं मल्टीपल में समय को ढूंढा हुआ है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या 7.5 का है ना मल्टीपल है, एग्जैक्टली ये 7.5 का मल्टीपल है, ठीक है। सो यहां पे जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी समय की गणना के लिए अपना ऐसा देशांतर चूज करते हैं जो या तो 15 से भाज्य हो या 7.5 से भाज्य हो, क्योंकि 15 से भाज्य होगा तो जीएमटी से वह कहीं न कहीं जो 1-1 घंटे का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, 7.5 से भाज्य होगा तो वो आधे-आधे घंटे के हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे आपका, ठीक है। भारत यहां पे 82.5 डिग्री जो है पूर्व के अंदर है, 82.5 डिग्री पूर्व के अंदर हैं। तो आप यह चीज मान के चलिएगा कि सर जैसे हम ये वापस पृथ्वी का खोलते हैं, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, हम लगभग यहाँ पे हैं, हमारा ये है भारत है, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि हमारा टाइम जो है हम 82 डिग्री ईस्ट से मानेंगे। तो सर हम इससे कितना दूरी पे हैं, 82 डिग्री पे। सर 82.5 डिग्री का दूरी है, लगभग 15 डिग्री का दूरी कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 घंटे का दूरी होता है। सो 15 के हिसाब से पहाड़ा बोलिएगा तो अब सर आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है। अभी भी कितना बच गया है आपके पास में, 7.5 बच गया है। 7.5 को हमने क्या कहा कि सर 7.5 हमारे पास में है 30 मिनट, क्या है 30 मिनट। तो यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट, यही तो लिखे हम कि सर अगर भारत 82.5 पूर्व पे है, इसका मतलब भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब आप ये कैसे बताइएगा कि ये आगे है या पीछे है, क्योंकि पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, पृथ्वी रोटेट होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और सूर्य पहले कहां उगेगा, सन जो है सनराइज सबसे पहले होगा आपका पूर्व में। कहां होगा आपका, पूर्व में, मतलब इस एरिया में टाइम आगे होगा। सूर्य में पहले यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां उगेगा, फिर यहां उगेगा, फिर आपके पास में जो है इस पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। तो टोटल सूर्य जो है आपके पास में यहां से उगना शुरू होगा, नया दिन शुरू, है ना। और यहाँ के एरियाज आपके पास में आगे है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप जा रही है एरिया आपका पीछे चल रहा है आपके पास, यहाँ पे अभी सूर्य उगना बाकी है। तो हम 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे का क्या मतलब हुआ सर, अगर लंदन में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर यहां पे मैं कहता हूं सुबह का 7 बजा है, सुबह का 7 AM, मतलब सुबह का 7 बजा है यहां पे, तो भैया हमारे यहां पे क्या टाइम होगा, हम कहते हैं सर 5.5 घंटा आगे होंगे।
साथ में 5.5 घंटा जोड़िएगा तो दोपहर का 12:30 बजेगा। कितना होगा आपके पास में? हमारा टाइम होगा 12:30 PM। समझ में आया बात आपको? तो कैसे ये देशांतर रेखाओं ने हमें पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष समय का कैलकुलेशन करना सिखाया कि ग्रीनविच मीन टाइम पे ये टाइम है तो भारत में क्या टाइम होगा। ऐसे ही सोचिएगा कि अगर कोई एक रेखा यहां पे हो जहां पे 82 डिग्री 82.5 डिग्री, ये पश्चिम की जगह आप पूर्व कर दीजिएगा, पूर्व कर दीजिएगा। अब यहां पे कोई एक एक्स देश है, कोई एक XYZ देश है ना। अब इस देशांतर पे समय क्या होगा कि सर डिस्टेंस तो कहीं कहीं अगेन वापस वही हो गया 5.5 घंटे, पर ये 5.5 घंटे पीछे होगा। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 7 बजा है तो यहां 82.5 डिग्री पे कितना टाइम हुआ होगा फिर भैया दोस्तों आपके पास में? आप कमेंट करके बताइएगा। 7 बजे में 5.5 घंटा घटाइएगा और यहां पे क्या टाइम हुआ है वो मुझे टाइम बताएंगे। तो XYZ कंट्री के अंदर क्या टाइम हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा, और जो कमेंट करके बताएगा उसको हम पिन भी कर देंगे और हार्ट भी दे देंगे ताकि बाकी बच्चों को भी पता रहेगा। एक इंटरेक्टिव वे में सीख रहे हो आप सारी चीजें, यस और नो? अच्छे से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? तो अगर ग्रीनविच मीन रेखा के ऊपर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ठीक है ना, तो 60 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? 60 डिग्री क्या 15 डिग्री में हम क्या कहा कि 1 घंटा है ना, तो 60 डिग्री में 4 घंटा है, पर 4 घंटा क्या होगा? आगे है, प्लस में है ना। अगर यहां 12 बजा है तो यहां क्या टाइम है? शाम का 4 बजा है। पर अगर यही ग्रीनविच मीन रेखा के हम लोग कहीं न कहीं पश्चिम में चले गए, वेस्ट में चले गए, यहां 60 डिग्री पे क्या समय होगा? 60 डिग्री अगेन यहां पे 60/15 मतलब 4 घंटे का ही डिफरेंस है, पर 4 घंटा पीछे चल रहा है। मतलब यहां पे जो है, अगर यहां पे दोपहर का 12 बजा हुआ है तो यहां पे सुबह का 8 बजा हुआ है। क्या बजा हुआ है आपके पास में? 8 बजे है सुबह का, और यहां पे 4 बजे हैं शाम का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम समय की गणना कर पाते हैं। अब इस उपरांत भी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि सर आप घंटे की गणना जो कर रहे हैं वो समझ में आया, पर सर 360 डिग्री घूमने के बाद में तो सर 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे पूरे होते क्या हमारा दिन अगला हो गया? क्या सोमवार से मंगलवार हो गया? क्या सर आज की तारीख से अगली तारीख हो जाएगी? एग्जैक्टली। तो ये जो ग्रीनविच मीन रेखा है इसके 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, है ना, इधर भी क्या होंगे? 12 घंटे का डिफरेंस होगा, क्योंकि 180 डिग्री में 15 का भाग देंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। और 180 डिग्री में कहीं न कहीं वापस जो है आपके पास में 15 का भाग देंगे तो वेस्ट में भी 12 आएगा। तो 12 घंटा जीएमटी के पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है, तो टोटल आपका 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे का एक दिन है। हमने एक और चीज कही थी, 180 डिग्री पश्चिम की रेखा, 180 डिग्री पूर्व की देशांतर रेखा जब पीछे की तरफ घुमा देते हैं तो वो एक सेम ही रेखा है। एग्जैक्टली यहां पे ये रेखा है, इस रेखा को और इस रेखा को अगर देखा जाए तो यह एक सेम ही रेखा है। इस रेखा को क्रॉस करने से टाइम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में? टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज अगर यहां पे जो टाइम है ना, उससे यहां पे आप कहते हैं यहां पे 9 बजे हुआ है 12 मार्च का, और यहां पे 9 बजा हुआ है 11 मार्च का, 24 घंटे का डिफरेंस होगा दोस्तों। कितने घंटे का? 24 घंटे का डिफरेंस। और यही 180 डिग्री पश्चिम और पूर्व को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमें कुछ ऐसी रेखा नजर आती है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। यह भी कहीं न कहीं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही जा रही है, पर यह सीधा रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसको अगर मैं क्रॉस करता हूं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ, इसके एक साइड से दूसरे साइड में आने जाने की कोशिश करता हूं ना, तब मुझे तारीख चेंज का अनुभव होगा। क्या होगा? मेरा डेट चेंज हो जाएगा जी। और जब डेट चेंज होगा, तारीख चेंज हो जाएगा, एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज यहां पे कोई एक देश आया था, एक देश है तो उसमें इस तरफ तारीख अलग है, इस तरफ तारीख अलग है। यहां पे तारीख है 21 और यहां पे तारीख है 22। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब जब ऐसा नहीं होना चाहिए तब क्या होगा दोस्तों? एक ही जगह पे हो, घर के अंदर बर्थडे को लेकर लड़ाई, एनिवर्सरी को लेकर लड़ाई, बच्चों के एग्जाम को लेकर के कहीं की लड़ाई हो जाएगी। बच्चों को कहा जाएगा भाई तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम 21 तारीख को है ना, और दूसरा वाला को 21 तारीख चला गया है और इस वाले को अभी 22 तारीख चल रहा है। तो समझने की कोशिश करो, कभी भी इसको जमीन से नहीं गुजारा जाता। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमेशा इस ग्रीनविच मीन टाइम के ठीक पीछे 180 डिग्री वाला जो बिंदु है, इसको स्पेसिफिक लाइन से गुजारा, पैसिफिक ओशन से गुजारा जाता है, प्रशांत महासागर से।
और कोशिश की जाती है किसी भी स्थल, किसी भी कंट्री, किसी भी लैंड से, जमीन से नहीं गुजारा जाए। इसीलिए जहां जहां पे भी कहीं भी लैंड आ जाता है, जहां पे भी जमीन आ जाता है, तो इसको थोड़ा घुमा दिया, वापस जमीन आ गया तो घुमा दिया, वापस जमीन आ गया तो घुमा दिया। तो इस तरीके से हम इसको बार बार जमीन से बचाते हुए, कंफ्यूजन से बचाते हुए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है जिग जैग करते रहते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर आप देखने की कोशिश करें, जैसे मैं कहता हूं ये 180 डिग्री पश्चिम और पूर्व एक ही, और ये दोनों ही रेखाएं जब एक ही हैं, इन दोनों को ही कहीं कहीं कनेक्ट करने के लिए आपको अगर एक ही रेखा रखना पड़ेगा, तो आप ये देखिएगा कि ये रेखाएं जो रहेगी आपके पास में, यहां की रेखा ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट की रेखा रहेगी। तो यहां पे जीएमटी के इस तरफ हम क्या बताए थे कि सर ये वाला है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके इधर क्या बताए थे, ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पर ये दोनों रेखाएं तो सेम है। इसका मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसके पश्चिम में तो है पूर्वी गोलार्ध। वापस सुनिए, इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में है पूर्वी गोलार्ध, इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में है पूर्वी गोलार्ध, और इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में है पश्चिमी गोलार्ध। इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में है यह पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। और इसको क्रॉस करते टाइम आपको याद रखिएगा कि इसके जैसे ही आप पूर्व में गए तो आपका दिन जो है कम हो जाएगा, इसके जैसे ही आप पश्चिम में आए आपका दिन जो है एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी देशांतर के समानांतर चलती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सीधी रेखा हो ही नहीं सकती। अगर हम इसको जमीन से निकालेंगे तो तारीख का, समय का कंफ्यूजन बना रहेगा। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमेशा पानी से, अंतरराष्ट्रीय महासागर से इसको गुजारा जाता है। और इस तिथि रेखा के पूर्व में हमारा पश्चिमी गोलार्ध है और इसके पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध देखने को मिलेगा। और जैसे ही इस इंटरनेशनल डेट लाइन को कोई भी पूर्व से, ईस्ट से कहीं कहीं वेस्ट की ओर क्रॉस करेगा तो तिथि को जो है बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा कि सर आप यहां पे इसके पश्चिम से पूर्व के अंदर आ गए तो आप तिथि को बढ़ा दीजिएगा, है ना। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा आपके पास में कि सर अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाऊंगा तो तिथि को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑन क्रॉसिंग दैट लाइन ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, यहां पे डेट इंक्रीज हो जाएगी। 3 स्थानों पर इनको जो है डेट को, इस लाइन को, इस रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बदला भी गया है। सबसे ऊपर देखेंगे तो आपका जो है पूर्वी साइबेरिया के आसपास में कहीं कहीं इसको जो है टेढ़ा किया गया है। फिर अलूशियन द्वीप के आसपास में से टेढ़ा किया गया है, लगभग मिडल के अंदर। फिर प्रशांत महासागरीय पैसिफिक आइलैंड में माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, कई आपके छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उनके लिए भी इनको जो है क्या किया गया है, लगातार इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को घुमाव दिए गए ताकि ये द्वीपों के ऊपर से, जमीन के ऊपर से, देशों के ऊपर से ना गुजरे और तिथि रेखा का कोई कंफ्यूजन देश में स्पेसिफिकली ना हो पाए, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध और इसके पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध है। जैसे ही मैं इसके पूर्व से पश्चिम में आऊंगा तो तिथि बढ़ जाएगी, जैसे ही मैं इसके पश्चिम से पूर्व में आऊंगा तिथि घट जाएगी। यह है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और विद दिस बीइंग सेड, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को जो है हम दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वापस मिलते हैं, जो भी रेलेवेंट आपके सॉलिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं वो सीजन के अंतर्गत जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स इस टॉपिक के एंड में दिए गए, मैंने पीडीएफ आपको दी, उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट लिख के बताइए क्या आपको समझ में आया, क्या है आपके अक्षांश, क्या है आपके देशांतर, क्या है इनका महत्व, क्या तापमान, स्थिति, समय और कहीं कहीं टाइम और डेट कैलकुलेशन में यह आपको मदद कर पाएगा। कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वियर दैट स्माइल एंड कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, दैट विल डेफिनेटली बी द ग्रेट वे। और एक कमेंट लिखिएगा समझ में आया कि नहीं आया है ना, नोट्स बने कि नहीं बने अच्छे से। जय हिंद दोस्तों।